So we have seen that most of the miscarriages, around 50%, they happen in the initial 3 months. Then they can indulge in mental exercises. Preparing their mental well-being बहुत ज़रूरी होता है. दिन में कितनी देर क्या करना चाहिए शुरू के 3 महीने? हम बोलते हैं कि mothers are not selfish. So why would you do a selfish breathing? How to shed off the extra pounds that you've gained during pregnancy? ये चीज़ तो पे बोलते हैं कि keep your focus shifted to the vaginal area. पहली चीज़ तो. So I try to teach mothers by doing it something when you're doing a relaxation session. $1 million question. वजाइनल डिलीवरी के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? हाय व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस. आज हमारे साथ है हमारी गेस्ट मनीषा, हु इज़ अ वुमेन हेल्थ कंसल्टेंट एंड शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपी एंड लैक्टेशनल काउंसलिंग फॉर ऑलमोस्ट 10 years. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एक वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है उसका, कि क्या वो एक्सरसाइज कर सकती है और कैसे वो नॉर्मल डिलीवरी इंश्योर कर सकती है. तो आज वो सारे सवाल जो एक वुमेन जानना चाहती है अपने 9 महीने की प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे और अपने एक्सपर्ट का ओपिनियन जानेंगे. सो हाय मनीषा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी है इस टॉपिक पे बात करना, बिकॉज काफ़ी मदर्स जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं दे डोंट हैव द आइडिया कि हम कितना एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कब स्टार्ट करना चाहिए. बहुत सारे क्वेरीज होता है, करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से हमें जाना चाहिए. जस्ट बिकॉज हम प्रेग्नेंट है ज़रूरी नहीं है कि हम अब तुरंत एक प्रीनेटल योगा या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज सेशन ज्वाइन करना चाहिए. हमारी प्रेगनेंसी का एक नॉलेज होना चाहिए कि हाउ माई प्रेगनेंसी इज़ गोइंग, हाउ माई बॉडी इज़ कोपिंग, एंड देन वी नीड टू गो अबाउट इट. मनीषा, हाउ डू यू स्क्रीन अ वुमेन? वो कौन सी प्रेग्नेंट वुमेन है जो एक्सरसाइज कर सकती हैं और वो कौन सी हैं जो नहीं कर सकती हैं, किनको नहीं करनी चाहिए? सो आइडियली वी वुडंट से दैट एनी प्रेग्नेंट वुमन शुडंट बी डूइंग एक्सरसाइजेज. इररिस्पेक्टिव अगर कोई कॉम्प्लिकेशन तक होता है, वी कैन गिव देम वेरी माइल्ड लिटिल एक्सरसाइजेस, लाइक सिंपल थिंग्स लाइक अगर कॉम्प्लिकेशंस जैसे अगर हम पॉइंट आउट करें तो समथिंग लाइक किसी को अगर प्रीएक्लेम्पशिया, हाई बीपीज है, सिवियर डायबिटीज़ है, और या फिर देव गॉट एनी अदर मेडिकल कंडीशंस प्री कंसेप्शन से, एंड वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे एक टर्म किया जाता है, तो हम उनको बहुत लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस बताते हैं. लाइक सिंपल थिंग्स लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उसमें तो कोई हानि नहीं होती है. सिंपल जॉइंट मोबिलिटीज़ एंड स्ट्रेचेस कर सकते हैं. पॉइंट यही है कि एक्सरसाइजेस क्यों करना, इट इज़ जस्ट टू कीप योर मोबिलिटी इंटैक्ट, क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे चेंजेस होता है. द बॉडी गोज़ थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, हॉर्मोनली, एनाटमिकली. बॉडी को उस चीज़ को कोप करना है तो इम्पॉर्टेंट है वो मोबिलिटी मेंटेन करना. तो एटलीस्ट माइल्ड लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस. बट अगर वो लो रिस्क प्रेगनेंसी है देन आई वुड से येस वी कैन स्टार्ट विद गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस. लो टू मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस वी कैन वर्क आउट विद. अगर हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं, आई डील विद अ लॉट ऑफ इनफर्टिलाइज्ड वुमेन एंड उनका क्या सवाल होता है कि ओवुलेशन हुआ, हमने अब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, तो व्हाट शुड बी माय एक्सरसाइज रूटीन इन द नेक्स्ट 14 days व्हेन आई एम लाइकली टू गेट प्रेग्नेंट. तो सबसे पहले वो वाला फेज, क्या उसमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या उसमें रेस्ट करना चाहिए? So if you're trying to conceive, I would say they can do very low impact or a non-impact type of exercises. What are low impact exercises, Manisha? So low impact exercises are where they are not, getting involved into very strenuous activities. So something like going for a walk, or doing gentle breathing exercises, mild stretches, joint movements. These are some simple things that they can practice. Meditation is also an exercise, which a lot of mothers don't understand it. It's an art, but it's also an exercise which helps them in conception, also through pregnancy, labor, birth, and beyond. So we have seen that most of the miscarriages, around 50%, they happen in the initial 3 months, and everybody feels that the initial 3 months are very crucial, और उस टाइम पे जितना आप अपनी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना मिसकैरेज का चांस कम होगा. हाउ ट्रू इज दैट? So it again depends on the high risk and low risk categories that we would say. So we always work in sync with our gynecologists, with the consultants, to understand what kind of category the mother is in. Is she a low risk
in the pregnancy or she's categorized as a high risk. So accordingly we then design the respective exercises or any activities, physical activities that they can indulge in that is safe enough for them in their first trimesters. So for my patients, I've seen that if they had a miscarriage that is just not related to any kind of physical activity, missed miscarriage, heartbeat आके जाना स्पेशली, उसका कोई रिलेशन नहीं है इस बात से कि आप कितने फिजिकल एक्टिव थे या कितने नहीं थे. अगर एक प्रेगनेंसी में कोई क्रैम्पिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, नॉर्मल क्रैम्पिंग पीरियड जैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं वो चल रहा है, और आपका अदरवाइज ग्रोथ ऑफ द बेबी ऑन अल्ट्रासाउंड इज गोइंग फाइन, देयर इज नो ब्लीडिंग स्पॉटिंग, आई थिंक दैट पर्टिकुलर वुमन इज फिट टू कैरी ऑन एनी kind of exercise that you recommend in the first trimester. Yes. So what are the exercises for first trimester? पहले 3 महीनों में क्या exercise कर सकते हैं? And our audience doesn't understand low impact or high impact. For them, दिन में कितनी देर क्या करना चाहिए शुरू के 3 महीनों में? ओके, आइडियली जो गाइडलाइंस जो हम बोलते हैं एज पर गिवन गाइडलाइंस जो सेट है, वी से कि 150 मिनट्स पर वीक होता है. तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम कोई एक्सरसाइज सेशन कोई भी ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करते हैं, रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए. तो यू हैव टू मिक्स अप दी एक्सरसाइजेस, और हमें अपने बॉडी को पहले समझना ज़रूरी है कि काफ़ी मदर्स बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि आई एम प्रेग्नेंट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम नहीं करेंगे, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में और या आधा प्रेगनेंसी होने के बाद एकदम से भी हम प्रेशर डाल देते कि अब मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, अब मुझे एक्सरसाइज करना है. एग्जैक्टली, थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होते ही आप कुछ ऐसा बता दो कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए. एग्जैक्टली. सो वी ट्राई टू एनकरेज मदर्स कि जैसे ही कंसेप्शन होता है, स्टार्ट विथ एक्सरसाइजेज. जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम फोकस करते हैं एक रूटीन सेट करना, लाइक गोइंग फॉर अ वॉक. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आस्क अ मदर टू गो फॉर अ वॉक. अदरवाइज कैसे होता है कि काफ़ी मदर्स बोलते हैं कि आई गो फॉर अ वॉक, मैं तो वैसे भी दिन भर चलती फिरती रहती हूँ, पूरे घर का काम में करती हूँ, तो वो वॉक तो होगी एक तरीके से. सो दैट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी हम उसको शिफ्ट करते हैं कि व्हेन यू गो फॉर अ वॉक, एक डिफाइंड टाइम निकालते कि 15 मिनट में वॉक पे जाऊँगी, भले ही वो टेरेस पे क्यों ना हो, बालकनी में हो, इफ़ यू हैव अ पार्किंग लॉट, और इफ़ यू कैन मैनेज टू गो अप टू द पार्क. एक डिफरेंस करता है क्योंकि यू आर फोकसिंग ऑन योर बॉडी, हाउ द बॉडी मूवमेंट्स आर गोइंग. दिन का रूटीन में क्या हो जाता है, वी आर नॉट फोकसिंग कि हमारा बॉडी कैसे काम कर रहा है. सो वॉकिंग इज़ समथिंग हम इंडल्ज कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. वो एक सेट पैटर्न हो जाता है एंड देन इट इनकलकेट्स देम कि आगे भी वो कंटिन्यू कर पाए थ्रू सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑल्सो. दूसरा एक्टिविटीज़ होते हैं, अगर वो प्री कंसेप्शन इफ़ दे आर लाइक थोड़ा फिटनेस एंथूज होते हैं, तो देन दे कैन ऑलवेज गो इन फॉर स्विमिंग जा सकते हैं. स्टैटिक साइकिल अगर वो करते थे पहले, देन इट इज़ सेफ फॉर देम, दे कैन डू स्टैटिक साइकिलिंग, बट दे शुडंट गो फॉर द अदर साइकिलिंग लाइक ऑन रोड गोइंग ऑन अ साइकिलिंग. इट्स नॉट सेफ in the first trimester or through pregnancy also. Then they can indulge in mental exercises. Preparing their mental well-being बहुत ज़रूरी होता है because that has to be worked upon through the pregnancy. अगर वो mentally और emotionally prepared होंगे, that helps them in getting that desired birth experience. एब्सोल्युटली. एंड ये सारी चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए और ज़रूरी हो जाती है बिकॉज दैट इज़ द टाइम पीरियड व्हेन देयर इज़ अ सडन चेंज इन द बॉडी. मूड स्विंग्स होते हैं, लेथार्जिकनेस होती है, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू. सो इफ यू आर मोर फिजिकली एंड मेंटली इन्वॉल्व्ड एल्सवेयर, आई फील यू बेटर कोप अप विद द प्रेगनेंसी सिम्टम्स ऑल्सो. Yes. एंड देयर इज अ सडन चेंज. जैसे ही शुरू के 12-14 वीक्स कंप्लीट होते हैं, एज यू एंटर द सेकेंड ट्राइमेस्टर, द एनर्जी लेवल्स गो अप, राइट? योर मूड बिकम बेटर, नॉजिया वॉमिटिंग सेटल्स, सेक्शुअल डिज़ायर वापस आ जाता है. ये सारे चेंजेस के साथ हाउ डज योर एक्सरसाइज रूटीन चेंज इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर? सो अगेन जैसे ही वो ट्रांसलेशन होते हैं, जैसे आपने राइटली बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी सारे लोग लाइक कुछ हद तक एक्सरसाइज इसलिए भी नहीं करते बिकॉज ऑफ दैट प्रेगनेंसी डिस्कम्फर्ट कि नौजिया होता है, ये होता है, तो इसीलिए हम पुश आउट नहीं करते कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा एक्सरसाइज करना है. बट जैसे ही उन लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर हिट इन करते हैं, दे फील दैट हाई एनर्जीज ऑल्सो, दे आर सेटलिंग इन. तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग अप, स्टार्टिंग विद द कोर एंड द बैक, बिकॉज अब यूट्रस ग्रो कर रहा है, पेल्विस से बाहर आ रहा है. अब प्रिपेयर करना है कि धीरे धीरे हम पॉस्चर पे कैसे ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज पॉस्चर इज समथिंग जो थ्रू आउट अगेन प्रेगनेंसी, जैसे मेंटल वेलबींग करना है, पॉस्चर को ध्यान में रखना है. एक्सरसाइजेज हम सब करते हैं, काफ़ी सारे ट्रेनर्स हैं अगर आप देखा जाए कि एक्सरसाइज लेने के लिए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस होना है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो पॉस्चर मेंटेन करके
जो हम करें, चाहे हम एक्टिविटीज़ करें या एक्सरसाइजेस करें, तो कोर एक्सरसाइजेस बिल्डअप करेंगे, बैक एक्सरसाइजेस करेंगे, थोड़ा बहुत आर्म एंड लेग वर्कआउट्स करेंगे. तो इट्स बेसिकली मोर ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट. So, core exercises में आप क्या क्या recommend करते हैं So- in the mid trimester? In the mid second trimester, we work around with something like simple bridging exercises, variations of bridging in lying down. Again, कोई भी lying down exercises है, I would like to highlight over here कि ज़्यादा देर तक हम नहीं करेंगे for lying down on the back, because again that kind of can cause a complication in terms of your blood flow. Yeah. So back lying पे हम prevent करेंगे कि मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट्स के अंदर वो वर्कआउट हो, एंड कीप वेरिएशंस अगेन. जैसे एक एक्सरसाइज अगर बैक लाइन में हो गया, देन स्विच द साइड टू साइड लाइन. ठीक है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट कैट एंड काउ एक्सरसाइज या कैट एंड कैमल बोलते हैं उसे, दैट्स अनदर एक्सरसाइज दैट वर्क्स अप ऑन द कोर. A simple exercise with which works up your core is your breathing exercise, the belly breathing. So we call it as the happy belly breathing exercise. Something like to motivate mothers. हम बोलते हैं कि mothers are not selfish. So why would you do a selfish breathing? So generally when we ask some mother to breathe, take a deep breath, well, consciously हम क्या करते हैं, we lift our chest. So that's a half lung breathing. So we explain this is called selfish breathing. ठीक है. Now you need to breathe for your baby. So use the belly. When you inhale, go deep, as much deep till your belly gets filled up. So that's how you're translating and transferring all the oxygen and the good energy there. So that's why we term it as a happy belly breathing, and it actually works up on the core muscle as well also, along with, so core में एक और चीज़ जो डिफाइन मैं करना चाहूँगी इस, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि कोर क्या है. कोर प्लीज बताइए. कोर का मतलब होता है कि एब्स उनको लगता है. कोर इज एक्चुअली कंप्राइज्ड ऑफ 4 मसल्स. एक होता है आपके अब्डोमिनल मसल्स विच इज़ फ्रंट एंड साइडवेज. एक होता है आपका पेल्विक फ्लोर मसल जो नीचे से काम करता है. देन यू हैव योर बैक मसल्स जो पीछे सपोर्ट करता है, एंड देन ऑन टॉप यू हैव योर डायफ्रम विच इज़ योर रेस्पिरेटरी मसल. सो दिस इज़ लाइक अ सीक्रेट बॉक्स, एंड आई एक्सप्लेन टू द मदर्स कि ये सीक्रेट बॉक्स आपका इतने अच्छे से उसको स्ट्रेंथन करना है ताकि बेबी को हम अच्छे से प्रोटेक्ट करें. बेबी इज़ इनसाइड दैट सीक्रेट बॉक्स ओनली. सो वी हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद ऑल दीज एक्सरसाइजेस. तो कीगल्स हो गया, बट अगेन ज़्यादा कीगल्स नहीं करना है. What are Kegel exercises? Kegel exercises is basically for working up and strengthening the pelvic floor muscle. But again there is a myth around it that people think that कि बहुत सारा Kegels करना चाहिए. बहुत ज़्यादा Kegels अगर हम करेंगे तो that can lead to tight pelvic floor muscles and it can hinder your labor progression also. So we work around with Kegels in strengthening, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में वी हैव दैट प्रेशर, जैसे यूट्रस शिफ्ट होता है, प्रेशर आ जाता है. सो कभी कभी काफ़ी लोगों को रिलैक्सिन हार्मोन के चलते जो भी चेंजेस आते हैं ऑर्गन्स और मसल्स में, सो वी हैव दिस फ्रीक्वेंसी इन यूरिनेशन और स्ट्रेस और अर्ज कॉन्टिनेंस जो लीकेज ऑफ यूरिन बोलते हैं. तो उसको वर्कअप करने के लिए हम बोलते हैं कि कीगल सेकेंड ट्राइमेस्टर में करिए. थर्ड ट्राइमेस्टर में वी टॉक अबाउट रिवर्स कीगल्स. वी टॉक अबाउट लर्न हाउ टू लेट गो, रिलैक्स द पेल्विक फ्लोर. बहुत ज़रूरी है बिकॉज दैट्स व्हेन वी वर्क अराउंड इट, एंड हम चाहते हैं कि मदर्स ज़्यादा उसको टाइट नहीं करें ताकि आपका लेबर प्रोग्रेशन जो है वो स्मूदर हो जाए एंड वो स्टॉप नहीं करे बेबी को. काफ़ी बार होता है कि लेबर में बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है बट वो फिर बहुत लंबा टाइम लेता है या फिर वो प्रोग्रेस ही नहीं कर देता है. सो एक मदर को आइडेंटिफाई कैसे होता है कीगल्स में कौन सी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना? हाउ डू यू टेल देम इन द लेमैन लैंग्वेज? सो इन अ लेमैन्स लैंग्वेज एक होता है, वी एक्सप्लेन देम दैट वी ट्राई टू वर्क अराउंड कि आप इमेजिन करें कि यूरिन आप कंट्रोल कर रहे हैं, बट अगेन देर इज़ अ वेरी हायर टेंडेंसी कि मदर्स जो है हमारे ग्लूट मसल्स यानी कि आपका बम्प के मसल्स जो है वो बहुत बल्कियर है, लार्ज मसल ग्रुप है, एंड द पेल्विक फ्लोर मसल इज़ अ वेरी स्मॉल मसल. तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम पहली चीज़ तो बोलते हैं कि कीप योर फोकस शिफ्टेड टू द वजाइनल एरिया. पहली चीज़ तो सो आई ट्राई टू टीच मदर्स बाय डूइंग इट समथिंग व्हेन यू आर डूइंग अ रिलैक्सेशन सेशन, either in a lying down or a sitting. Listen to some pregnancy affirmations, and then I ask them travel deep down and then try to focus on the vaginal area. Now imagine like you're trying to just squeeze the vagina, and as if you're trying to control your urine, give a good squeeze, hold it and then leave it.
सो दे शुड नॉट फील कि वो अपना बम को क्लेंच करे, बट क्लेंचिंग नहीं होना चाहिए. अगर वो वहाँ पे क्लेंच करे, दैट सिंपली मीन्स वो सही तरीके से सही नहीं muscle कर रहे नहीं हैं. है, right. दैट मीन्स दे आर डूइंग अ ट्रिक मूवमेंट. सो बहुत ज़रूरी है दे वर्क अराउंड विथ अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा मसल करे. ऑफकोर्स कि एक मसल को आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, दे आर ऑलवेज इन सिंक, बट एकदम मेजरली नहीं होना चाहिए. काफ़ी मदर्स जो पॉस्चर को चेंजेस करते हैं व्हेन दे आर डूइंग कीगल एक्सरसाइज ऑल्सो. तो इसीलिए मैं ऑलवेज इंकरेज करती हूँ कि लाइन डाउन से स्टार्ट करो, बिकॉज सिटिंग या अपराइट पोजिशन में बहुत चांसेस होते हैं हम पॉस्चर चेंजेस करते हैं एंड वी डोंट डू द राइट एक्सरसाइज ऑल्सो. एक और कंडीशन होती है कि बच्चा उल्टा है, तो मोस्टली बच्चे उल्टे होते हैं बाय सेकेंड ट्राइमेस्टर. वी नो द बेबी इज ब्रीच एंड इवेंचुअली एज द हेड ग्रोज द बेबीज टर्न कैफेलिक, हेड नीचे आ जाता है. सो आर देयर एनी एक्सरसाइजेज टू टर्न अ ब्रीच बेबी इनटू अ कैफेलिक बेबी? Yes, ma'am. So it's an excellent workout called as spinning babies. ब्रीच प्रेजेंटेशन को एक तरीके से जितना हमने भी समझा है, देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन. यस. बट अगेन इंडिया में जितना मैं समझी हूँ, काफ़ी सारे डॉक्टर्स नहीं प्रैक्टिस करते एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, बिकॉज अगेन आई थिंक वो गाइडेड होता है अल्ट्रासाउंड के साथ. सो फॉर आवर व्यूअर्स आई टेल, एक्सटर्नल केफालिक वर्जन में बाहर से ही बच्चे को रोटेट किया जाता है. अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं तो हेड को होल्ड करते हैं, बटक्स को होल्ड करते हैं, और साथ में अल्ट्रासाउंड करते करते बेबी की हार्ट रेट को ठीक है या नहीं है देखते हुए उन्हें रोटेट किया जाता है ताकि हेड जो है वो नीचे की तरफ आ जाए. एंड दिस इज कॉमनली डन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर. जब हमने देख लिया 36 हफ्ते हो गए, बच्चा नहीं रोटेट किया है, देन वी डू इट. सो व्हाट वी आर टॉकिंग आउट हियर इज के ब्रीच बहुत टाइम से चल रहा है और अपने आप करेक्ट नहीं हुआ है, तो मनीषा मैम बताएंगे कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं. सो एक्सरसाइजेज एक और एस्पेक्ट है, सो दैट दे डोंट हैव टू डू दिस प्रोसीजर. अगर नॉर्मली हम एक्सरसाइजेज प्रिस्क्राइब करें तो हम मॉनिटर करते हैं मदर्स को कि उनका स्कैन पे या पर abdomen पे बेबी का पोजीशन कब ब्रीच में आ जाता है. जितना अर्ली लाइक बिटवीन 28 to 32 वीक्स है, इट इज़ फार मोर ईजियर एंड फास्टर फॉर द बेबी टू टर्न बाय डूइंग दीज स्पिनिंग बेबीज एक्सरसाइजेज. तो स्पिनिंग बेबीज इज़ बेसिकली नथिंग बट द इन्वर्जन एक्सरसाइजेज जो हम कराते हैं मदर्स से. They are pretty much safe, but they need to be supervised by some kind of a family member or an attender or a good practitioner who guides you and teaches you those exercises. So forward inversion होता है जिसमें upside down हो जाएंगे. Not exactly. एक दिन संडे को एक पेशेंट उल्टी थी, so I was asking her what were you doing, so that was what she was doing. So we basically the whole idea is that कि third trimester में because baby starts settling कि pelvis में settle होता है, हम पहली चीज़ तो मना करते हैं कोई भी ओपन pelvis करने के लिए कि कोई स्क्वाट्स बटरफ्लाई कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज फिर मोर चांसेस होता है कि बेबी माइट स्लिप इनटू द pelvis इन दैट पोजिशन. तो पहले वो स्टॉप करा देते हैं. दूसरा चीज़ हम encourage करते हैं इन्वर्जन एक्सरसाइजेज जिसमें where the uterus is upside down तो fundal will come down. तो उससे गाइड करते हैं बेबी कैन गेट दैट टक चिन एंड देन दे गेट एनकरेज टू टर्न अराउंड इन द यूट्रस. एंड स्लाइट मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, इनलेट ओपनिंग, पेल्विस के जो इनलेट है उसको माइल्ड एक्सरसाइजेज जैसे कि पेल्विक सर्कल्स हो गया, पेल्विक टिल्ट्स हो गया, दैट ओपन्स अ लिटिल बिट ऑफ द पेल्विस इनलेट, ताकि जैसे ही बच्चा टर्न हो जाए उसके पास थोड़ा सा रूम है और वो पेल्विस की तरफ तो एटलीस्ट अगर फिक्स ना हो तो एटलीस्ट हेड डाउन होके सेटल हो जाए. वी ऑल्सो वर्क अराउंड सर्टन स्ट्रेचेज और रिलीजेज, जैसे साइड लाइंग रिलीज हो गया है, फॉरवर्ड लंजिंग रिलीज हो गया है. सो देर आर दीज पोजिशंस दैट वी वर्क अराउंड विद. ब्रीच टिल्ट, इट्स अनदर पोजिशन, इट्स लाइक ऑलमोस्ट एन अपसाइड डाउन वेयर वी आस्क द मदर टू यूज अ सोफा और अ बेड एंड ट्राई lying in an inclined manner on a surface or use some cushions or something like that way. तो उसी से हम encourage करते हैं कि we can work around with it along with some other basic exercise जो योगा में ज़्यादातर mothers करते हैं, क्योंकि अब mothers होते हैं कि सिर्फ ये positions करेंगे, सिर्फ stretch करेंगे, उससे क्या होगा. I was doing exercises, so we encourage them doing like downward dog exercise, child pose, open knee to chest exercise, so जिसमें inversion ही होता है. ब्रिजिंग अगेन जहाँ पे माइल्ड इन्वर्जन्स होते रहते हैं, तो जहाँ पे भी इंक्लिनेशन है वी कैन हेल्प द बेबी टू टर्न अराउंड विद. सम स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें बच्चे की ग्रोथ कम चल रही होती है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी, IUGR, इज देयर अ रोल ऑफ एक्सरसाइज और इट शुड बी बेड रेस्ट फॉर देम? मैम फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन तो हम बोलते ही है कि यू कैन ऑलवेज कट डाउन ऑन द नॉन एडवाइज्ड एक्सरसाइजेज. जैसे कि अगर
IUGR है या there's a very commonly known condition low lying placenta काफ़ी बार मदर्स को होते प्लेसेंटा हैं. प्रीविया, राइट. सो ऐसे कोई भी कंडीशन अगर होता है जिनमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब यूजुअली करते हैं कि ओके यू नीड टू गो ऑन अ बेड रेस्ट बिकॉज नहीं तो प्लेसेंटा उतर जाएगा या यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सर्शन सो बेबी को सप्लाई नहीं जा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. सो वी कैन ऑलवेज गिव देम वेरी रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस लाइक बीइंग ऑन द बेड ऑल्सो और ज़्यादातर अपराइट ना रहने की. सो लाइंग डाउन एक्सरसाइजेस, साइड लाइंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. सो मोर ऑफ वेरी लो लाइंग एक्सरसाइजेस जो है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता है यूट्रस पे या बच्चे पे, वो सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं. Well, most of the people feel that the idea of exercise is to have a vaginal delivery. So, what is your take on this? Why do we need to exercise in pregnancy? सो आई थिंक ये मिथ है, आई वुड से दैट ओनली एक्सरसाइज विल हेल्प यू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी. एक्सरसाइजेस के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं. इट स्टार्ट्स विथ कंसेप्शन. तो अगर कोई कंसीव भी करना चाहते हैं उसमें भी एक्सरसाइज फ़ायदा है. वंस यू कंसीव थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम एक्सरसाइज करते हैं बिकॉज इट हेल्प्स यू कोप अप विथ फर्स्ट थिंग इज़ प्रेगनेंसी डिस्कम्फर्ट्स, जैसे कि लो बैक पेन हो गया, सायटिका हो गया, बहुत सारे वेरियस डिस्कम्फर्ट्स दैट मदर्स गो थ्रू चैलेंजिंग विद द प्रेगनेंसी. एंड उसको कोप अप करने में एक्सरसाइज हेल्प करता है. ऑप्टिमम फीटल पोजिशनिंग लाने में बेबी का जो पोजिशन होता है लेबर एंड बर्थ के लिए उसमें हेल्प करता है. तो इम्पॉर्टेंट होता है वी वर्क अराउंड विथ एक्सरसाइजेज. इट ऑल्सो हेल्प्स विथ योर पोस्टमार्टम रिकवरी ऑल्सो. तो इट इज़ नॉट दैट कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा. लाइफस्टाइल कैसा है आपका, पॉस्चर कैसा है आपका और आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है, आप कैसे एंगेज कर रहे हो, that matters in terms of normal delivery, not just only exercise, of course, and along with it I would add elements like healthy eating and healthy hydration as well also. So, जिन लोगों का cesarean planned है for various reasons, मे बी प्लासेंटा प्रीविया या जिसके अंदर हमें पता है कि पहले cesarean हुआ है, should they also exercise? Yes, definitely. Exercises are for every mother, irrespective अगर उनका planned cesarean में क्यों ना हो. It helps in their postpartum recovery also. I've had lot of mothers who've had planned cesareans, like जैसे IVF भी है, क्या precious baby हो गया या previous cesarean हो गया है. They've still come back to us saying that I would want to do exercises because उनकी postpartum recovery faster होता है. ऑल्दो हम बोलते हैं कि सिजेरियन में रिकवरी थोड़ा टाइम लगता है, बट सिंस दे हैव बीन डूइंग एक्सरसाइजेज एंड वर्किंग आउट एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रेंथ, उनकी पोस्टमार्टम रिकवरी बहुत अच्छी होती है. सो $1,000,000 क्वेश्चन, वजाइनल डिलीवरी के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? सो फर्स्ट थिंग के लिए तो वजाइनल डिलीवरी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट मेंटल एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी होता है. काफ़ी मदर्स जो है दे डोंट प्रिपेयर देमसेल्फ मेंटली. मतलब उनका एक परसेप्शन जो लेबर की तरफ होता है, उनको लगता है कि लेबर इज़ इक्वलेंट टू योर 206 क्रैकिंग अप इनटू डबल एंड ट्रिपल द साइज. दैट्स व्हाट लॉट ऑफ सोशल मीडिया में एक पोस्ट वगैरह कीप सर्कुलेटिंग. वी रिसेंटली हैड अ पॉडकास्ट ऑन दिस जिसमें हमने बात किया पेनलेस वजाइनल डिलीवरी के बारे में, बिकॉज आजकल एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया इतना सेफ है, and if you are well prepared, as you said, you cope up with labor better. Yes. So we do our best, you do your best, but then eventually what helps in vaginal delivery we would like? So what ideally helps is, first thing is we have to work on the posture. Pregnancy में काफ़ी mothers जो है posture ठीक से maintain नहीं करते. They stick out their belly out, जिसके कारण लॉर्डोसिस जो बैक कर्वेचर है वो ज़्यादा हो जाता है. तो एक्सेसिवली abdominal muscle stretch out हो जाता है. Baby is not aligned with the pelvis. तो जब बेबी इज़ नॉट अलाइन विद द पेल्विस, बेबी का डिसेंट ही नहीं होगा. एक वो तरीका होता है. दूसरा आपकी एक्सरसाइजेज. अब एक्सरसाइजेज में क्या क्या है, ट्राइमेस्टर वाइज जो आप एक्सरसाइज करेंगी वो तो इंपॉर्टेंट है, बट थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपका लो रिस्क है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, देयर इज़ नो कॉर्ड, देयर इज़ नो अदर कॉम्प्लिकेशन, बेबी सही पोजिशन में आ गया, वी फोकस देन ऑन लेबर प्रेप एक्सरसाइजेज. आई वुड टैग दैट एज दैट वे, क्योंकि लेबर प्रेप एक्सरसाइजेज में हम फोकस करते हैं कि पेल्विस के डिफरेंट फेजेस, इनलेट, मिड पेल्विस, आउटलेट को कैसे ओपन करेंगे. ये हम थर्ड ट्राइमेस्टर में सीखेंगे, तब जाके हम उसको लेबर के टाइम पे अप्लाई कर पाते हैं. बिकॉज लेबर के टाइम पे वी आर नॉट डूइंग एक्सरसाइजेज, हम करते हैं बर्थिंग पोजिशंस, एक्टिव बर्थिंग पोजिशंस ड्यूरिंग लेबर, विच एनकरेजेस अ स्मूथ व्हाट यू से डिसेंट ऑफ द बेबी. क्योंकि इट इज़ नॉट कि पेल्विस एक हॉलो स्पेस तो नहीं है, बेबी हैज़ टू पास थ्रू ब्लैडर और रेक्टम के बीच में से, पेल्विक फ्लोर के बीच में से जितना स्ट्रक्चर्स है. तो जितना हो सके हम पेल्विक एक्सरसाइजेस करना है.
जितना हो सके हमें पेल्विक फ्लोर के एक्सरसाइजेस करने हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग एक तरफ होता है और उसका ओपनिंग कैसे करना है, रिलैक्स कैसे करना है, दोनों सीखने हैं। काफ़ी सारे स्ट्रेचेस होता है लोअर बॉडी के लिए, जैसे स्ट्रेचेस हो गया हिप मसल्स का, वो सब करना है। बैक स्ट्रेंथनिंग करना ज़रूरी है बिकॉज यू नीड ऑल दैट फॉर पुशिंग के लिए। तो एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ दिस, लर्न हाउ टू ब्रीथ। अब जैसे हम बोलेंगे लर्न हाउ टू ब्रीथ, इट्स नॉट दैट कि हमें ब्रीदिंग नहीं आती है, बट वो फियर इंड्यूस के चलते कि लेबर कैसे होगा, इट्स लाइक एन एग्ज़ाम फॉर देम। तो इसीलिए वो मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। एंड ब्रीथ योर बेबी आउट द वे यू फील कंफर्टेबल। जितना हो सके हाफना, चीखना, चिल्लाना इज़ मोर ऑफ फियर इंड्यूस्ड। जितना हम रिलैक्स कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं, इसको एक्सेप्ट करना कि लेबर है, आई हैव टू गो थ्रू इट, दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, आई हैव टू ब्रिंग माई बेबी आउट। तो अगर इस एक्सेप्टेंस पे आएंगे, दे विल, यू विल सी मदर्स की वो एक्चुअली में ब्रीथ करते हैं। इसमें सबसे बेस्ट आई वुड से जो रिकमेंडेशन होता है, वन इज़ डूइंग दिस एक्सरसाइजेज एंड ट्रांसलेटिंग इनटू बर्थिंग पोजीशंस लेबर के टाइम पे। दूसरा होता है हैव अ बर्थ पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मदर व्हेन शी इज सपोर्टेड, शी डज़ अ गुड जॉब, शी परफॉर्म्स वेल एंड शी फील्स रियली रियली कंफर्टेड एंड वो नेचुरली भी कोप कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि एनाल्जेसियास तो है ही, ऑफ कोर्स एपिड्यूरल है, इंटरनॉक्स है, बहुत सारे वेराइटी, बट अगेन वी कैन ऑलवेज ट्राई द नेचुरल मेथड एज वेल ऑल्सो टू एनकरेज मदर कि हाँ ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लाइक देयर वाज वन टाइम वेयर ऑल दीज थिंग्स डिडंट एग्जिस्ट, देयर वर होम बर्थ्स एंड नाउ ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ बर्थ्स दैट हैपन एट होम एंड ऑल, बट most of the crowd goes to the hospital, so it's going to be a hospital birth, but you need to prepare yourself कि how a hospital birth is. So attending classes like Lamaze classes जो हम बोलते हैं labor preparation, having little information guides them in preparing labor के लिए भी। That's true. अगर पहले से इन्फॉर्मेशन रहता है, उनका मेंटल प्रिपरेशन अलग होता है, एंड वी हैव सीन द डिफरेंस। जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं आपके साथ ऑल थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी, दे डिलीवर फास्टर एंड दे हैव लेस पेन, दे हैव मोर एक्सेप्टेंस टू लेबर, और उनकी रिकवरी फास्टर होती है। I'll tell you, ma'am, if to give a better example, I've had couple of mothers who have attended these classes but still had this not understanding about कि labor pain क्या होता है, right? And when they went into labor, they didn't know that was labor pains because they were like, for the couple of last weeks I was going through this was more like a discomfort, so I didn't know this was labor. And actually में उनका progression काफ़ी faster हुआ है। So information लेना ज़रूरी है। समटाइम्स ओवरवेलमिंग हो जाता है मदर्स के लिए कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बट इट इज़ फॉर यू टू जस्ट अंडरस्टैंड कि बर्थ कैसे होगा ताकि आप प्रिपेयर्ड रहे, नॉट दैट कि आपको कुछ सीखना है इससे एंड यही अप्लाई करना है। बर्थ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, वो आप कैसे उसको कोप करते हैं उसी के बेसिस पे होता है कि लेबर कैसे लेके जाता है, नॉर्मल डिलीवरी होगा, सिजेरियन होगा या इंस्ट्रूमेंटल होगा। So this is how to prep for labor. Now during labor, स्पेशली इन द फर्स्ट स्टेज, जब हल्के हल्के से पेन शुरू होते हैं, उस टाइम पे क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए टू कट शॉर्ट दैट स्टेज एंड मूव ऑन टू द सेकंड स्टेज? आई थिंक दैट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, जो हम द अर्ली फेज जो बोलते हैं। आई वुड से इट्स बेस्ट टू रेस्ट and just listen to the body rather than doing any exercises and tiring and utilizing the energy unnecessarily, क्योंकि उस टाइम पे कैसा होता है बहुत हल्के हल्के आते हैं, तो हम फोकस करते हैं कि मदर जितना बाद में या जो भी पोजीशंस वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग हर एनर्जी इन डूइंग डिफरेंट पोजीशंस एट द लेटर स्टेज जब थोड़ा इंटेंस हो जाता है। तो अर्ली फेज जब तक कोप कर सकते हैं, ईट, ड्रिंक, मूव अबाउट, रेस्ट, दिस इज़ व्हाट वी एनकरेज। व्हाटएवर जो आप घर पे कर जो रहे थे, आप कर बिल्कुल सकते हैं, जितना नॉर्मल रह सकते हैं उतना। जब लगता है जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेशन होता है, जैसे अर्ली से हम बढ़ जाते हैं आगे एंड थोड़ा इंटेंस हो रहा है, दैट्स व्हेन मे बी यू कैन इंडल्ज इन कि गेट योर पार्टनर टू मसाज यू, डू सर्टेन बर्थिंग पोजीशंस, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बेबी कहाँ पे है पेल्विस में, उस हिसाब से वो मूवमेंट्स एनकरेज करें ताकि बेबी कैन स्टिल ट्रांसलेट एंड फर्दर डिसेंड इनटू द पेल्विस। देन जब डिलीवरी हो जाती है, मोस्टली फर्स्ट टाइमर्स में होता है, एक फेयर होता है एपिजियोटमी स्टिच का, कि जब पहला बेबी होगा तो या तो टीयर होगा या एपिजियोटमी होगा। सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट फेयर ऑफ स्टिचेस इन द वजाइना। सो वी फील दैट बाय रिकमेंडेशंस ऑल्सो बहुत सारे केस में वो अवॉइडेबल नहीं होता, वो देना ही पड़ता है बिकॉज हम बेबी का हेड जो है चाह रहे हैं आराम से डिलीवर हो जाए। So how does one cope up with this kind of stitches in the vagina post delivery?
पोस्ट डिलीवरी के लिए वन इज़ आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कैन स्टार्ट विथ योर कीगल एक्सरसाइज. स्टिचेस के लिए तो अपना कीगल हम तुरंत शुरू कर सकते हाँ हैं. जी मैम, बट अगेन बेस्ड ऑन हाउ कंफर्टेबल द मदर इज. सो देर आर तरीके होते हैं. एक होता है जस्ट टू एक्टिवेट द मसल, दैट्स अ squeeze and relax we call it. So we ask you to work around that. First get comfortable with it because इतना sore रहता है the whole birthing process, जितना stretch हुआ है, फिर stitches भी लगे हैं, and of course आप थोड़ा बहुत bleed भी कर रहे हो, plus you are also into the breastfeeding phase. तो काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं. तो मदर को एकदम से बोलना कि अब ये भी करना है थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. तो हम एक्चुअली में फर्स्ट फोकस करते हैं कि मदर कंफर्टेबल है कि नहीं, और हम encourage करते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है. जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तब भी आप कर सकते हैं. जस्ट गिव अ स्क्वीज, रिलैक्स इट, जस्ट गिव अ स्क्वीज ऑन द वजाइना ओनली. जितना कंफर्टेबल रहता है, पेनलेस होना चाहिए, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं फील होना चाहिए. अगर लगे देन वेट फॉर इट. लाइक इफ दे फील सेंसेशंस लाइक बर्निंग और वेरी शार्प ट्रिकी पेन, वी आस्क देम टू वेट इट आउट फॉर अ बिट एंड देन मे बी दे कैन स्टार्ट विद इट. So, what all exercise do you recommend after delivery and when should they be started? The purpose is recovery faster हो delivery के बाद, and the second important thing is how to shed off the extra pounds that you've gained during pregnancy. So, for both of them, what and when? The first thing I think to shed off the extra pounds during the pregnancy is start breastfeeding. Yes, I think that works out really well because काफ़ी mothers they don't understand कि breastfeeding से भी काफ़ी वेट लॉस होता है. एक तो आफ्टर बर्थ काफ़ी हद तक वेट कम हो जाता है बिकॉज द बेबी इज़ आउट, योर फ्लूइड्स एवरीथिंग इज़ आउट, तो काफ़ी हद तक तो हो ही जाता है. उसके बाद अगर आपका ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश होता है, दैट विल डू इट्स मैजिक इट्स सेल्फ ऑल्सो. अप टू 3 months तक क्योंकि अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स यू इन द वेट लॉस. Then after that you have to work around with your diet correction and exercises. अब आते हैं एक्सरसाइजेस पोस्टपार्टम के लिए. एक्सरसाइजेस पोस्टपार्टम आइडियली हम रेकमेंड करते हैं कि हॉस्पिटल में जैसे बर्थ हो जाता है, इरिस्पेक्टिव जो भी बर्थ हो, वी आस्क देम टू डू बेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, जॉइंट मूवमेंट्स, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करो, थोड़ा स्ट्रेचेस मेंटेन करो, थोड़ा बहुत माइल्ड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बैक और उस सब का. पॉस्चर मेंटेन करना बिकॉज बेली का पॉन्च होता है, तो वो पॉस्चर मेंटेन करना. तो वो सारी चीज़ें फर्स्ट 6 week तक का हम बोलते हैं कि इतना ही ध्यान देना है बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग पे भी हम फोकस ज़्यादा होता है. मदर्स को एक्सरसाइज करना इज़ लाइक अ चैलेंज. फिर 6 weeks के बाद we ask them to visit us back and we can check in for diastasis recti, that is called as the mummy tummy. Yes. The paunch. ये बहुत कॉमन डाउट होता है कि ये जो डाइवेरिकेशन हो गया है, डायसिसिस हो गया है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम पहले इवैल्यूएट करते हैं. टू स्टार्ट विद दैट इवैल्यूएशन हम पहली डिस्चार्ज पे ही ले लेते हैं, या फिर जो फर्स्ट OPD विजिट होता है पेशेंट्स के, क्योंकि हमें एक लैंडमार्क काइंड ऑफ अ थिंग वी गेट कि ओके यहाँ से कितना रिकवरी हुआ है. सो हम पहले ही इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि कितना सेपरेशन हुआ है मसल्स का इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ. एंड फिर हम एनकरेज करते हैं कि एटलीस्ट 6 weeks पे कम एंड सी एस, या बिटवीन 6 to 8 weeks कम एंड सी एस, ताकि हम फिर से एक इवैल्यूएशन करें कि अब तक फर्स्ट 6 weeks का जितना भी एक्सरसाइज है, जितना पॉस्चर करेक्शन उन्होंने मेंटेन किया है, हैज़ दैट हेल्प देम हील देयर अब्डोमिनल मसल्स एंड हैज़ द क्लोजर हैपेंड. अगर वो पॉजिटिव डायस्टेसिस रेक्टाई मिलता है, देन वी वर्क अराउंड विद द स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस कि कैसे करना है. पहली चीज़ तो हमें समझना है कि किस लेवल पे उनका हुआ है. जैसे कि वी लुक एट 3 levels, नेवल लेवल, अबव एंड बिलो नेवल. तो उस हिसाब से विच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस वी नीड टू एनकरेज. एंड पोस्टपार्टम मदर्स को वी ऑल्सो एनकरेज कि जब तक आपका डायस्टेसिस रेक्टाई नहीं स्टार्ट हो, चेक किया जाता, तब तक अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ क्रंचिंग, स्लाउचिंग एक्सरसाइजेस, बिकॉज जितना हम क्रंच करते हैं इट इज़ पुशिंग द मसल आउट एंड इंक्रीजिंग दैट बल्ज एंड द सेपरेशन फर्दर ऑल्सो. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम रेकमेंड करते हैं कि यू नीड टू फोकस ऑन. सो इज दिस करेक्टेबल? येस मैम, विद एक्सरसाइजेज डेफिनेटली. एंड अगर जिसका मानो पॉजिटिव डायस्टेसिस रेक्टाई नहीं भी होता है, देन दे कैन स्टार्ट फॉर अ month or 2 with supervised whatever exercise they feel comfortable with, and then they can go solo, because most moms I think they like working out solo. So we ask them, encourage them. It becomes difficult also. छोटे बच्चे के साथ एक्सरसाइज के लिए आना becomes a task, I think. So they would like home sessions rather than coming and seeing someone. वेल इसी में सिजेरियन की अगर बात करते हैं, एक बहुत कॉमन बिलीफ है कि सिजेरियन की वजह से पेट निकल आता है.
So what is your take on that? सो मैम एक्चुअली में सिजेरियन में देर इज़ एक चीज़ होता है जो स्कार जो स्टिचअप होता है, इट इज़ अ पुल दैट वी गिव एंड वी स्टिच इट अप, सो एक शेल्फिंग बन जाती है. सो उस शेल्फिंग को ट्रीट करना ज़रूरी है एंड वी स्टार्ट टीचिंग दैम समथिंग कॉल्ड अ स्कार मोबिलाइजेशन, desensitizing around the scar and working around breaking those additions जो scar के आसपास फॉर्म हो जाता है, ताकि वो लेयर्स चिपक के एक हार्ड फीलिंग नहीं हो अराउंड द स्कार. तो स्कार मोबिलाइजेशन सिखाते हैं एंड देन वी फॉलो द सेम थिंग कि डायस्टिसिस का कैसा एजुकेशन दे देते हैं कि पोस्टपार्टम कैसे उनको एक्सरसाइजेस करना है. तो सी सेक्शन में मेनली वही चीज़ होता है. और मॉमी पाउच दोनों में बनता है, वजाइनल डिलीवरी में भी और सिजेरियन सेक्शन. So if we can work around antenatally with our exercises, we can still actually get better in terms of this mommy pouch also. What about backache after cesarean section? Ma'am, backache in particular, I think that is a myth कि वो बोलते हैं कि cesarean के बाद back pain होता है. The whole idea is just because उनको एक spinal anesthesia दिया जाता है तो उनको लगता है कि उसके चलते मेरा back pain हो गया है. They don't understand कि pregnancy में उनका posture क्या था. तो बैक पेन अगर उनको प्रेगनेंसी में था वो ऑब्वियसली आफ्टर डिलीवरी उतना जल्दी रिकवर नहीं होती है. तो पहली चीज़ तो उनको फोकस करना है कि वो कैसे ध्यान रख रहे बैक का. पोस्टपार्टम एक और रीज़न होता है बैक पेन का, ब्रेस्ट फीडिंग. काफ़ी मदर्स जो है वो स्लाउच करके कॉम्प्रोमाइज़ करते अपना पोस्चर को वाइल फीडिंग द बेबी जस्ट बिकॉज दे वांटेड द बेबी टू फीड. तो हमें पहले उस पर ध्यान देना है कि वो पोस्चर कैसे ठीक करें. एंड जो बेसिक एक्सरसाइजेज जो हम बता देते हैं बैक स्ट्रेंथनिंग का, कोर स्ट्रेंथनिंग का, वो तो हम मदर्स हैव टू फाइंड सम टाइम हियर एंड देयर एंड फोकस ऑन डूइंग दोज एक्सरसाइज. So women who are enthusiastic about exercise, they have a very common question कि cesarean के बाद या even vaginal delivery के बाद when can they go back to their old regime of gymming or exercise that they were doing earlier? Ideally, I think by the time they have, if they don't have a diastasis recti, they can immediately start with slow exercises. And जैसे ही उनको they feel they are very comfortable with exercises and managing their baby, because that's the biggest task. जैसे आपने बताया कि baby, family, work जो भी balance उनको करना है, उस हिसाब से they can start about 3 or 4 months after postpartum is pretty much they can start slowly building up. चाहे वो जिमिंग क्यों ना हो या पिलाटेस हो गया हो, योगा क्यों ना हो, कोई भी तरीके का एक्सरसाइज where they want to do it by themselves, they need to do it slowly. So I think we have started from conception to delivery to recovery both in vaginal and cesarean section, and I feel कि हमारे बहुत सारे doubts जो हमारे audience के हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रेगनेंसी में वो काफ़ी आपने आज आंसर करें. थैंक यू सो मच. सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर बाय सेइंग कि एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव कैसा भी आपका प्रेगनेंसी या जर्नी होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको एक हिंड्रेंस नहीं लगे कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो फॉर एनी गिवन रीज़न. तो जिस तरीके भी कि आप कर सकते हो थ्रू योर होल जर्नी, राइट फ्रॉम कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड इवन पोस्टपार्टम ऑल्सो, इट इज़ अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग. एंड वो आपके जिस तरीके की भी डिस्कम्फर्ट्स हो, चाहे वो प्रेगनेंसी रिलेटेड हो या पोस्टपार्टम भी रिलेटेड हो, इट विल हेल्प यू गेट बेटर फ्रॉम देयर. तो आई डोंट थिंक यू शुड डिच the exercise part. It is important, it's your health, it's your way of lifestyle. So I think I would encourage all the mothers to ensure that आप exercises किसी भी form में at least do some physical activity, some form of exercise for your own healthy living. So thank you so much. एंड अगर आपके और कोई भी डाउट्स या सवाल हैं एक्सरसाइज एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो वी वुड बी हैप्पी टू आंसर. हमें कमेंट सेक्शन में पूछे, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.